बच्चों कक्षा 11 भूगोल विषय के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है बच्चों महासागर एवं महाद्वीपों का वितरण। महासागर और महाद्वीपों के वितरण में बच्चों हमने देखा था इससे पहले की क्लासेस में कि किस तरीके से वैगनर का सिद्धांत और दूसरे प्रकार के सिद्धांत थे जो महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत थे। ठीक है, इसी प्रकार से हमने देखा हैरी हेस का सिद्धांत, जेम्स जीन्स का सिद्धांत और उसके पश्चात हमने देखा बच्चों प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के पहले पार्ट में हमने देखा बच्चों कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत पीटी जिसे हम कह सकते हैं। तो पीटी के अंतर्गत प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अंतर्गत हमने ये देखा बच्चों कि किस प्रकार से 7 मुख्य प्लेट है और उन प्लेटों को हमने ज्यामितीय भाग में देखा। उसके पश्चात हमने ये भी देखा बच्चों कि किस तरीके से प्लेट विवर्तनिकी जो सिद्धांत है वो समेकित रूप से धारण किए हुए है। एक स्वतंत्र जो अलग अलग सिद्धांत थे उनका समेकन यह लिया हुआ है। इसी के बाद हमने देखा कि किस प्रकार से 3 प्लेट सीमा, अभिसारी, अपसारी और रूपांतरित प्लेट सीमा यहाँ पर हमने देखी मानचित्र के माध्यम से। इसके पश्चात बच्चों आज की क्लास में हम इसके आगे का पोर्शन देखेंगे। तो बच्चों हमने देखा कि अभिसारी जो सीमा है वो अभिसारी सीमा कहाँ पाई जाती है, किस तरीके से पाई जाती है और उसकी क्या उपयोगिता है। अब इसमें आगे देखेंगे बच्चों हम अभिसारी सीमा की क्रियाविधि। तो बच्चों हमने देखा कि अभिसारी सीमा यदि माना कि ये कोई प्लेट है, ठीक है, और यहाँ पर ये दूसरी प्लेट है तो ये अभिसारी सीमा यहाँ पर काम करेगी, यह टकराएगी। ठीक है, ये आपस में आमने सामने टकराएगी और टक्कर होने के कारण एक प्लेट नीचे क्षेपित हो जाएगी और दूसरी प्लेट उसके ऊपर चली जाएगी। इस प्रकार से यहाँ पर अभिसारी सीमा का निर्माण होगा। अब बच्चों मैंने ये भी बताया था आपको पिछली क्लास में कि कौन सी प्लेट क्षेपित होगी और कौन सी प्लेट क्षेपित नहीं होगी। तो यहाँ पर मैंने बताया था जिस प्लेट का घनत्व अधिक होगा वो प्लेट क्षेपित होगी, वो प्लेट नीचे जाएगी। यदि दोनों बराबर है, दोनों का घनत्व बराबर होने पर वेग जिस प्लेट का ज़्यादा होगा वो प्लेट क्षेपित होगी। यदि यहाँ पर भी दोनों की स्थिति समान है बच्चों तो जो छोटी प्लेट होगी वो नीचे जाएगी, वो यहाँ पर क्षेपित होगी। तो माना कि बच्चों 2 प्लेट है, 2 प्लेट आपस में टकरा रही है। ठीक है, तो यह प्लेट क्षेपित होगी। माना कि इस प्लेट का क्षेपण होगा और इस प्लेट का क्षेपण इस प्रकार से होगा और यहाँ ये प्लेट इसके ऊपर इस प्रकार से चढ़ जाएगी। ठीक है बच्चों, और चढ़ने के बाद यहाँ पर जो इस धरातल पर, ठीक है बच्चों, इस धरातल पर जो मलबा है, ठीक है, जो मलबा है वो यहाँ पर बन जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा और इसके बाद ये प्लेट जो नीचे दुर्बलता मंडल में चली गई बच्चों, ऊपर स्थल मंडल और नीचे दुर्बलता मंडल। तो स्थल मंडल के नीचे जाने पर, क्योंकि ये क्षेपित हो गई, नीचे चली गई, तो नीचे जाने पर यह मेग्मा बन जाएगी। अर्थात बच्चों यदि स्थल मंडल के नीचे जाएं, नीचे यदि कोई भी चीज़ जाती है तो इतने अधिक तापमान के कारण क्या होगा, वहाँ पर मैग्मा का निर्माण हो जाएगा। इस तरीके से एक प्लेट का दूसरे प्लेट पर क्षेपण होगा। यहाँ पर भी हम ये देख सकते हैं प्लेटों के क्षेपण से गर्त का निर्माण होता है तथा क्षेपण की कोणीय दशा 40 डिग्री से 50 डिग्री के मध्य होती है। यहाँ पर जो बच्चों प्लेट क्षेपित होगी वो लगभग 45 डिग्री के आसपास का कोण बनाती हुई क्षेपित होगी। साथ ही यहाँ पर प्लेट क्षेपण होने के कारण यहाँ पर मैग्मा का निर्माण होगा और मैग्मा का निर्माण होने के कारण ज्वालामुखी जैसी क्रियाएं यहाँ पर संपन्न होगी। ठीक है, और यहाँ पर अवसाद इकट्ठे होंगे। अवसाद इकट्ठे क्यों होंगे, जैसे 2 प्लेटों में रगड़ होगी बच्चों, 2 प्लेटों में रगड़ होगी तो ऊपरी स्तर पर जो अवसाद हैं, जो पदार्थ हैं ऊपरी स्थल मंडल के ऊपरी हिस्से में, वो अवसाद के रूप में इकट्ठे होते जाएंगे यहाँ इस जगह पर। ठीक है, गर्तों में अवसादीकरण की प्रक्रिया होती है जिससे भूसन्नतियों की उत्पत्ति होती है तथा क्षेपित होता हुआ प्लेट आंशिक पिघलन के कारण मैग्मा की उत्पत्ति एवं ज्वालामुखीय दशा को जन्म देता है। यहाँ मैंने बताया था बच्चों कि यहाँ आंशिक रूप से जो क्षेपित हुई वो पिघलन के कारण, आंशिक पिघलन के कारण मैग्मा का निर्माण होगा, मैग्मा की उत्पत्ति होगी और ज्वालामुखीय दशा का यहाँ पर निर्माण होगा।
जो विस्फोटक होते हैं तथा मैग्मा बेसाल्ट के पृथक्कीकरण के कारण एंडीसाइटिक होता है। तो बच्चों यहाँ पर किस प्रकार से एंडीसाइटिक बेसाल्ट का निर्माण होगा और वो कैसे होगा, ज्वालामुखी के रूप में यहाँ पर हमें दिखाई देगा। साथ ही यहाँ अवसादीकरण की क्रिया होगी, दोनों प्लेट जहाँ पर टकराएगी, जिस जगह पर टकराएगी उसके ऊपरी स्तर पर अवसादों का इकट्ठा हो जाएगा, अवसादों का इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा और अवसादीकरण की यहाँ पर प्रक्रिया देखी जाएगी। और यहाँ पर बच्चों क्या देखा जाएगा, यहाँ पर मैग्मा का पिघलन होगा, मैग्मा का निर्माण होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये प्लेट नीचे चली जाती है और नीचे जाने के बाद दुर्बलता मंडल में चली जाएगी, तो वहाँ पर मैग्मा का निर्माण होगा, आंशिक पिघलन होगा और ज्वालामुखी क्रिया यहाँ पर देखने को मिलती है। बच्चों जैसे कि हम जानते हैं ज्वालामुखी क्रिया क्या होती है, नीचे धरातल के नीचे से पृथ्वी के भूगर्भ में से लावा का निकलना, ठीक है, मुख्यतः क्या कहलाता है, ज्वालामुखी क्रिया। हालांकि ज्वालामुखी क्रिया इससे भी बड़ी एक संकल्पना है, लेकिन सामान्य रूप से देखें तो ज्वालामुखी क्रिया में क्या होता है, पृथ्वी के भूगर्भ में से लावा और दूसरे प्रकार के जो तत्व हैं, धूल है, गैस है, जल वाष्प है, इन चीज़ों का निकलना ज्वालामुखी कहलाता है। तो इस प्रकार की क्रिया यहाँ पर देखने को मिलती है अभिसारी सीमा में, ठीक है बच्चों। इसके बाद देखते हैं हम, गर्तों में अवसादों के संकुचन से अवसादी चट्टानों का वलन तथा उत्थान होता है। इन सभी क्रियाओं के योग को पर्वत निर्माण कहते हैं। जो यहाँ पर विभिन्न प्रकार की क्रिया हुई बच्चों, यहाँ पर ये एक प्लेट और यहाँ पर ये दूसरी प्लेट का क्षेपण, तो इस प्रकार की ये प्लेट इधर की ओर अग्रसर हो रही है, ये प्लेट इधर की ओर अग्रसर हो रही है। दोनों की जो दिशा है वो आमने सामने टक्कर के कारण एक प्लेट क्षेपित हो जाएगी और दूसरी प्लेट इसके ऊपर चढ़ जाएगी। और इसके पश्चात जो विभिन्न क्रियाएं होगी यहाँ पर, उन क्रियाओं के कारण ही पर्वतों का निर्माण होता है। तो यहाँ पर पर्वत निर्माण की अवस्था को भी आसानी से प्लेट टेक्टोनिक मेथड के द्वारा समझाया जा सकता है। विशेष रूप से बच्चों जो वलित पर्वत है उनको बहुत ही आसानी से यहाँ पर देखा जाता है। यहाँ तीव्र भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट तथा वलित चट्टानों से निर्मित श्रेणियाँ उत्पन्न होती है। इसे विनाशात्मक किनारा कहते हैं क्योंकि क्रस्ट का विनाश हो रहा है, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया था, विनाश हो रहा है क्रस्ट का। यहाँ पर नीचे जाने के कारण, क्षेपण होने के कारण यहाँ पर विनाश हो रहा है और विनाश होने के कारण यह विनाशात्मक क्रिया है और क्रस्ट का क्या हो रहा है, विनाश हो रहा है। जबकि बच्चों अपसारी जो सीमा थी वहाँ पर क्रस्ट का निर्माण हो रहा था, जैसे कि हमने पिछली क्लास में देखा था। अपसारी सीमा में क्रस्ट का निर्माण हो रहा था और अभिसारी सीमा में क्रस्ट का विनाश हो रहा है। इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा। इसके पश्चात बच्चों हम देखते हैं कि अभिसारी सीमाओं के पास 4 प्रकार के प्लेटों के अंतर संबंध देखे गए हैं। जो अभिसारी प्लेट है जो आपस में टकरा रही है वो 4 प्रकार से टकरा सकती है। एक है बच्चों महासागर और महासागर। दोनों प्लेट ही यदि महासागर है, दोनों प्लेट का किनारा यदि महासागरीय है तो वो टकराव किस प्रकार से होगा, पहला पॉइंट यहां पर ये देखा जाएगा। दूसरा पॉइंट देखा जाएगा महासागर और महाद्वीप। तो दूसरा प्रकार होगा बच्चों महासागर और महाद्वीप। एक तरफ महासागर है और दूसरी तरफ जो प्लेट है वो कैसी है, उसका किनारा कैसा है, महाद्वीपीय किनारा है। तो हम जानते हैं महासागर और महाद्वीपीय यदि किनारों के तहत यहाँ अभिसारी सीमा का निर्माण हुआ तो क्या कौन सी प्लेट क्षिपित होगी, महासागरीय प्लेट नीचे जाएगी क्योंकि उसका घनत्व अधिक है, ठीक है, और महाद्वीप प्लेट का घनत्व कम होने के कारण वो ऊपर चढ़ जाएगी और नीचे क्षिपित कौन सी होगी, महासागरीय प्लेट। इसके बाद बच्चों तीसरा होगा महाद्वीप और महाद्वीप। दोनों ही प्लेट महाद्वीपीय है, तब जाकर के उनमें टक्कर होगी तो किस प्रकार की चीज़ों का निर्माण होगा, कौन कौन सी क्रिया विधियाँ यहाँ पर होगी। और चौथा होगा बच्चों द्वीपीय चाप। जो द्वीप होते हैं, द्वीपीय चाप और महासागर, ठीक है, द्वीपीय चाप और महासागर यदि आपस में टकराए
तो किस प्रकार की क्रियाविधि, कौन कौन सी चीज़ों का निर्माण वहाँ पर होगा, ये चीज़ यहाँ पर देखेंगे। तो 4 प्रकार की प्लेटों का अभिसारी सीमाओं पर हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है कि किस प्रकार से यहाँ टक्कर इन दोनों में हो सकती है। पहला है महासागर महासागर, दूसरा है महासागर महाद्वीप, तीसरा है महाद्वीप महाद्वीप और चौथा है द्वीपीय चाप महासागर। 4 प्रकार की अभिसारी सीमाओं में टक्कर हो सकती है। पहला बच्चों इसमें देखेंगे हम कि महासागरीय बच्चों पहला हम देखेंगे महासागरीय टकराव। इसे हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं द्वितीय चाप पर्वत निर्माण। द्वितीय चाप पर्वत निर्माण भी इसका नाम कह सकते हैं। और दोनों सागरीय प्लेटों में, जैसा कि मैंने बताया था बच्चों, दोनों सागरीय प्लेटों में जिस महासागरीय प्लेट का घनत्व ज़्यादा होगा वो क्षेपित हो जाएगी। जैसा कि यहाँ पर है, दोनों सागरीय प्लेटों में अधिक घनत्व वाला प्लेट क्षेपित हो जाता है। आंशिक पिघलन के कारण प्रथमतः ज्वालामुखी चाप का निर्माण होता है, जो कि एंडेसाइट अथवा ग्रेनाइट मैग्मा होगा। तो बच्चों यहाँ पर देखने वाली बात क्या है कि यदि ये 2 प्लेट है, ठीक है, इसकी गति इस साइड है, इसकी गति इस तरफ है, दोनों की आपस में टकराहट होगी तो एक प्लेट नीचे क्षेपित हो जाएगी। क्षेपित होने के बाद यहाँ पर जो गर्त बना बच्चों, यहाँ पर जो गर्त बना, यहाँ पर अवसादों का इकट्ठा होना चालू हो जाएगा। अवसाद यहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे। और अवसाद कहाँ से आए? अवसाद इन प्लेटों के ऊपर से आए। जो ऊपरी स्तर पर प्लेट के ऊपर जो धरातल होता है वहाँ पर टक्कर होने के कारण अवसाद इकट्ठा होते जाएंगे। तो यहाँ पर अवसाद इकट्ठा होते गए बच्चों। साथ ही बच्चों यहाँ पर यह भी देखा गया कि यहाँ जो ये प्लेट दुर्बलता मंडल में गई, ठीक है बच्चों, ये प्लेट जब दुर्बलता मंडल में गई तो यहाँ पर मैग्मा का निर्माण हुआ। मैग्मा का निर्माण होने से ज्वालामुखी क्रियाओं के होने के कारण यहाँ पर एक इस प्रकार की संरचना का निर्माण होगा जिसे हम वल्केनिक आर्क, VA यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, वल्केनिक आर्क या फिर ज्वालामुखीय चाप, वल्केनिक आर्क या फिर ज्वालामुखीय चाप, इस संरचना का यहाँ पर निर्माण होगा। यह पर्वतीकरण की संरचना यहाँ पर होने लग जाएगी, अर्थात पर्वतों का निर्माण यहाँ पर हो जाएगा बच्चों। और ये किस कारण से हुई है? यह मैग्मा के निर्माण के कारण से हुई है। मैग्मा का निर्माण क्यों हुआ है? क्योंकि बच्चों यह जो प्लेट है जो क्षेपित हुई है वह नीचे दुर्बलता मंडल में चली गई और दुर्बलता मंडल में जाने के कारण यहाँ पर मैग्मा का निर्माण हुआ। और मैग्मा का निर्माण हुआ तो ज्वालामुखी क्रिया होने के कारण वो यहाँ पर वल्केनिक आर्क या ज्वालामुखी चाप का यहाँ पर निर्माण हुआ। इसके पश्चात बच्चों जब ये प्रोसेस चलने लग जाती है तो उसके बाद यहाँ अवसादों का जमा होता है और उसके भार में वृद्धि होती है, ठीक है, उसके भार में वृद्धि होती है। भार में वृद्धि होने के कारण यहाँ पर शैलीकरण की प्रक्रिया भी चालू हो जाती है। शैलीकरण की प्रक्रिया होती है बच्चों चट्टानों का निर्माण, चट्टानों का निर्माण या सैलों का निर्माण भी यहाँ पर बनना चालू हो जाता है दबाव के कारण, ठीक है। विभिन्न प्रकार के यहाँ पर दबाव हुआ जो कि जमाव, यहाँ पर अवसादों के जो जमाव थे उनमें दबाव होने से शैलीकरण की प्रक्रिया, चट्टानों का निर्माण भी यहाँ पर होने लगा। बच्चों चट्टानों का निर्माण बहुत अधिक ताप और दाब में, अधिक दाब के कारण यहाँ पर बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ज्वालामुखीय चाप का निर्माण हुआ सबसे पहले। दूसरे चरण में गर्तों के अंदर अवसादों के जमाव से एवं उनके भार से शैलीकरण की क्रिया होती है। ज्वालामुखी क्रिया में बेसाल्ट के पृथक्कीकरण तथा महासागर के जल का दुर्बलता मंडल में जाकर जल वाष्प का मैग्मा के साथ मिलकर विस्फोटक रूप से ज्वालामुखी के रूप में निकलता रहता है। साथ ही बच्चों यहाँ पर बेसाल्ट का निर्माण होता है और यहाँ पर जो महासागरीय, क्योंकि प्लेट कौन सी है? महासागरीय है, और महासागरीय प्लेट होने के कारण यह जल नीचे जाता है और नीचे जाने पर अधिक गर्मी है, अधिक ताप होने के कारण वो जल वाष्प भी बनता है। तो जल वाष्प के साथ में जब लावा निकलता है तो बहुत तेज गति से आवाज करते हुए विस्फोटक रूप से वो निकलता है, ठीक है। विस्फोटक रूप से ये ज्वालामुखी निकलता है। लावा और जलवाष्प दोनों मिलकर के ये विस्फोटक रूप से ज्वालामुखी चाप का निर्माण यहाँ पर करते हैं बच्चों, ठीक है। इसके पश्चात बच्चों क्या होता है, यहाँ अधिक दबाव के कारण,
अधिक दबाव के कारण एक अवसादों से एक संरचना का निर्माण होता है जिसे कहते हैं एक्रिशनरी प्रिज्म। एक्रिशनरी प्रिज्म, यहाँ पर मैं एपी इसको लिख देता हूँ। एक्रिशनरी प्रिज्म का निर्माण होता है किस कारण से होता है? अधिक दबाव के कारण। अधिक दबाव के कारण जब यहाँ पर एक्रिशनरी प्रिज्म का निर्माण होता है अवसादों के, ठीक है, अवसादों से यहाँ पर एक्रिशनरी प्रिज्म बनता है। और यहाँ पर वल्केनिक आर्क VA, तो दो पर्वतों की श्रेणियां यहाँ पर बनी, एक तो VA और एक AP। कुछ समय पश्चात बच्चों, कुछ समय पश्चात यह AP आगे चले जाता है और इसकी प्रोसेस पीछे की ओर हटने लगती है। अवसाद यहाँ पर कम पड़ने लग जाते हैं और ये पूरी प्रोसेस पीछे की ओर सरकने लगती है और यह AP आगे चला जाता है और यहाँ एक और AP बनने लग जाता है, एक्रिशनरी प्रिज्म। एक और AP बनने लग जाता है और यहाँ पर AP बदल जाता है TA में, टेक्टोनिक आर्क। टेक्टोनिक आर्क में यहाँ पर AP बदल जाता है और AP दूसरा एक और बन जाता है। इस प्रकार से 3 पर्वतों की श्रृंखला यहाँ पर बनती है, ठीक है। और इसके पश्चात जो ये मलबा हुआ, ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो ये मलबा हुआ वो भी लगातार रूप से कम होता जाता है। ये जो गर्त है वो भी लगातार रूप से कम होता जाता है और यह 3 प्रकार की 3 समानांतर श्रेणियों का निर्माण यहाँ पर देखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये चीज देखी। संपीड़नात्मक बलों के कार्य करने से अवसादी चट्टानों में वलन तथा उत्थान होता है जिससे एक्रिशनरी प्रिज्म का निर्माण होता है। संपीड़नात्मक बलों के बढ़ने पर यह प्रिज्म विवर्तनिक चाप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि मैंने बताया था बच्चों, यहाँ इस प्रकार से एक प्लेट इधर और एक प्लेट इधर, तो पहला इसके पिघलन के कारण हमने देखा VA वल्केनिक आर्क, ठीक है, या ज्वालामुखीय चाप का निर्माण हुआ। इसके पश्चात इसमें और ज्यादा दबाव आया, वलन आया, उत्थान हुआ उन, ठीक है, अवसादी चट्टानों का और यहाँ पर AP का निर्माण हुआ जिसे हमने कहा एक्रिशनरी प्रिज्म, ठीक है, एक्रिशनरी प्रिज्म का निर्माण हुआ। कुछ समय संपीड़नात्मक बलों के और लगने से और संपीड़नात्मक बल लगे बच्चों, संपीड़न और ज़्यादा हुआ, और ज़्यादा बलों का जब देखा गया यहाँ पर, तो यह AP किस में कन्वर्ट हो गया? यह परिवर्तित हो गया टेक्टोनिक आर्क में, ठीक है। और यहाँ एक और AP का निर्माण हुआ, ठीक है, एक और AP का निर्माण हुआ, एक्रिशनरी प्रिज्म का निर्माण हुआ और इस प्रकार से 3 समानांतर पर्वतों का यहाँ पर निर्माण होने लगा। ये चीज हमने यहाँ पर देखी। जबकि गर्त में अन्य एक्रिशनरी प्रिज्म का निर्माण होता है और गर्त की आकृति छोटी हो जाती है जिसे वेज गर्त कहते हैं, वेज या गर्त कहते हैं। और यहाँ पर लगातार रूप से इसकी आकृति जो गर्त था यहाँ पर वो छोटी होती जाती है। जो खड्डा बना था एक प्लेट का नीचे की ओर छेपित होने के कारण बच्चों, जो खड्डा बना था यहाँ पर इस जगह पर यहाँ पर खड्डा बना था वो धीरे धीरे छोटा होता जाता है और 3 समानांतर पर्वतों की श्रेणियां यहाँ पर देखी गई है, ठीक है। तो इस तरीके से संरचना यहाँ पर बनती है। टेक्टोनिक आर्क के दोनों तरफ द्रोणियों का निर्माण होता है जिसे क्रमशः अग्रचापीय द्रोणी तथा पश्चचापीय द्रोणी कहा जाता है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर जो टेक्टोनिक आर्क है जिसे पहले AP बोला था, बाद में जाकर के वो TA या टेक्टोनिक आर्क बन गया, विवर्तनिक चाप जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। इसके दोनों तरफ यहाँ पर भी एक द्रोणी बनी और यहाँ पर भी एक द्रोणी बनी। 2 पर्वतों के मध्य, ठीक है, द्रोणियों का निर्माण हुआ जिसे बच्चों हमने यहाँ पर अग्रचापीय द्रोणी और यहाँ पर पश्चचापीय द्रोणी का नाम दिया। 2 प्रकार की द्रोणियां यहाँ पर टेक्टोनिक आर्क के दोनों तरफ बनी, ठीक है बच्चों। इस प्रकार द्वितीय चाप पर्वत निर्माण में क्रमशः ट्रेंच वेज, ठीक है, यहाँ पर मैं सभी संरचनाओं को एक साथ बता देता हूं बच्चों। ठीक है, यहाँ पर ट्रेंच वेज बना, ठीक है। तो इधर से हम देखें तो ट्रेंच वेज जो गर्त है, जो बचा हुआ जो गर्त है वो यहाँ पर बना। इसके बाद यहाँ पर बच्चों AP बना,
इसके पश्चात यहाँ पर TA बना और यहाँ पर VA बना। वल्केनिक आर्क, टेक्टोनिक आर्क और एक्रिशनरी प्रिज्म, इस प्रकार की संरचनाएं क्रमशः यहाँ पर देखने को हमें मिलती है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमने यहाँ 3 समानांतर पर्वत श्रेणियों का निर्माण होते हुए देखा। इसके बाद हम देखें बच्चों कि ज्वालामुखीय जो चाप है, ठीक है, तो ज्वालामुखीय जो चाप है वल्केनिक आर्क, इसमें और ज़्यादा, ठीक है, और ज़्यादा मैग्मा बनता है, बैथोलिथ की स्थिति बनती है और बैथोलिथ की स्थिति बनने के कारण इसमें और ज़्यादा उत्थान देखा गया है, जो वर्तमान में हिमालय में भी देखा जाता है। तो हिमालय जैसी संरचना 3 श्रेणियां, जो हिमालय हम लघु हिमालय, महान हिमालय और शिवालिक, यहाँ पर महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक 3 क्रमशः पर्वत श्रेणियों का निर्माण देखा जाता है। और साथ में यहाँ पर जो पठार है इसका भी उत्थान होता है, जिसे तिब्बत का पठार के रूप में हम कह सकते हैं। तो वर्तमान स्थिति यदि हम यहाँ पर देखें, वर्तमान स्थिति हिमालय की संरचना के जब हम अध्ययन करेंगे तो वहाँ पर भी हमें देखने को मिलेगा कि हिमालय की संरचना बिल्कुल इसी तरीके से हुई है। यहाँ पर ये प्लेट क्षेपित हुई है जो कि भारतीय प्लेट है, और यहाँ पर दूसरी यूरेशियन प्लेट जब टक्कर हुई दोनों में आपस में, तो एक प्लेट नीचे चली गई, ठीक है। एक प्लेट नीचे जाने के कारण बच्चों यहाँ पर तिब्बत का पठार, यहाँ वृद्ध हिमालय और यहाँ पर लघु हिमालय और यहाँ शिवालिक जो श्रेणी है वो यहाँ पर निर्माण हुआ। इस तरीके से उदाहरण के द्वारा हमने यहाँ पर आपको समूचे अभिसारी सीमा का विस्तार से वर्णन किया। ठीक है बच्चों, ये हमें चित्र बनाना है, अच्छे से हमारी पुस्तक में दिया हुआ है और हमारी कॉपी जो है उसमें इस चित्र को बना करके समझना है। ठीक है बच्चों, ज्वालामुखीय प्रक्रिया गर्त की ओर लौटती है तथा वल्केनिक चाप के अंदर मैग्मा का प्रवेश से बेथोलिथ का निर्माण होता है तथा पर्वतों का पुनरुत्थान होता है और भूकंपीय क्रिया गर्त में अधिक होती है। वापिस से देख लेना है कि इस प्रकार से बाद में ज्वालामुखी क्रिया ज़्यादा होती है जिससे कि इनका बेथोलिथ का निर्माण होता है, और वल्केनिक आर्क साथ में जो दूसरा हिस्सा है वो उनका उत्थान और ज़्यादा होने लग जाता है, जिससे कि इसकी ऊंचाई, इसका उत्थान और ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। साथ ही पास में ही उत्थान होने के कारण, साथ ही पास में बच्चों उत्थान होने के कारण पठार जैसी संरचनाओं का निर्माण होता है, जो कि वर्तमान में यदि हिमालय के रूप में देखें तो तिब्बत का पठार भी इसी प्रकार की संरचना हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस पूरी प्रोसेस को देखी। दूसरा है बच्चों महाद्वीप महासागर टकराव। अब जितने भी चारों प्रकार के जो टकराव है वो लगभग बच्चों एक जैसे होंगे, कुछ ही उनमें अंतर देखा गया है। तो पहला हमने देखा महासागर टकराव, दूसरा है बच्चों महाद्वीप महासागर टकराव। इसे पर्वत समूह कॉर्डिलेरा समतुल्य पर्वत निर्माण की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसमें सागरीय प्लेट का क्षेपण होता है, जैसे कि मैंने बताया था सागर और महाद्वीप, महासागर और महाद्वीप दोनों की यदि टक्कर होगी तो महासागरीय प्लेट क्षेपित होगी। क्यों होगी? क्योंकि उसका घनत्व अधिक होता है बजाय के महाद्वीपों के। ठीक है, तथा गर्त में अवसादीकरण अन्य प्रक्रिया जैसे ज्वालामुखीय चाप की उत्पत्ति एवं प्लेटों का आंशिक पिघलना पूर्व की तरह होता है, जैसे कि पहले बताया था उसी तरीके से यहाँ पर भी सारी प्रोसेस उसी तरीके से होती है। ट्रेंच में क्रमशः महाद्वीपों से एवं महासागरीय भाग से अवसाद प्राप्त होते हैं, अतः 2 प्रकार की भूसन्नतियों का निर्माण होता है। यहाँ पर बच्चों, ठीक है, तो यहाँ पर जो ट्रेंच बना उसमें चूंकि वहां पर पहली वाली स्थिति में दोनों प्लेट महासागर थी, दोनों प्लेट कैसी थी? महासागर थी। लेकिन यहाँ दूसरी स्थिति में एक प्लेट महाद्वीपीय है, ये प्लेट महाद्वीपीय होगी और यह महासागरीय होगी। दोनों प्लेट अलग अलग होने के कारण बच्चों, दोनों प्लेट अलग अलग होने के कारण दोनों के अवसाद भी अलग अलग प्रकार के पाए जाएंगे। महासागरों में अलग प्रकार का अवसाद मिलेगा और महाद्वीपों में अलग प्रकार का अवसाद यहाँ पर प्राप्त होगा। इस कारण से अलग अलग भूसन्नतियाँ और अलग अलग हमें अवसाद प्राप्त होंगे। इस कारण से इनकी संरचना भी अलग अलग हमें दिखाई देती है। तो महासागर का जब टकराव होता है उनकी संरचना समान होती है क्योंकि दोनों प्लेट महासागरीय है, जबकि महाद्वीप और महासागर के टकराव में अलग अलग अवसाद
प्राप्त होने के कारण उनसे बनने वाले जो संरचनाएं हैं, जो पर्वत है, जो भूसन्नतियाँ है बच्चों, वो भी अलग अलग पदार्थों की प्राप्त होती है। ठीक है, अभी यह दो प्रकार की होती है, एक तो है मायोजियोसिंक्लाइन जिसमें महाद्वीपीय अवसाद प्राप्त होते हैं, और एक है इयोजियोसिंक्लाइन जिसमें महासागरीय अवसाद प्राप्त होते हैं। इनको नाम दे दिया। तो मायोजियोसिंक्लाइन होता है महासागरीय अवसाद जिनमें प्राप्त होते हैं, और इयोजियोसिंक्लाइन होता है जिसमें महासागरीय अवसाद प्राप्त होते हैं। सो सिंपल सी बात है, चूंकि अवसाद के प्रकृति में अंतर है, अतः इनमें उत्पन्न वलित श्रेणियों की संरचना अलग अलग होती है। गर्त में टेक्टोनिक आर्क तथा एक्रिशनरी प्रिज्म निर्मित होते हैं तथा समानांतर श्रेणियों का उदय होता है। इसका प्रमुख उदाहरण एंडीज व रॉकीज पर्वत है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो टकराव है, इस प्रकार का जो टकराव है उसका उदाहरण है बच्चों एंडीज और रॉकीज। जो उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिकी जो प्लेट है, हमने देखा था मानचित्र में भी, उत्तर अमेरिकी प्लेट और दक्षिण अमेरिकी प्लेट है, वो प्रशांत महासागर की जो प्लेट है, प्रशांत प्लेट, वो टकराव होने के कारण वहां पर एंडीज और रॉकीज जो पर्वत है वो उत्तरी अमेरिका में, और एंडीज जो पर्वतमाला है वो दक्षिण अमेरिका में पश्चिमी तट पर स्थित है। जब दोनों प्लेटों का टकराव हुआ, कौन कौन सी बच्चों, उत्तर अमेरिकी और दक्षिण अमेरिकी प्लेट का किससे टकराव हुआ, प्रशांत प्लेट से, प्रशांत महासागर की जो प्लेट है प्रशांत प्लेट, उससे टकराव हुआ। तो वहां पर इन पर्वतों का, रॉकीज और एंडीज, इन पर्वतों का निर्माण हुआ। ये इसी का उदाहरण है। इसके पश्चात है बच्चों तीसरा महाद्वीप का टकराव। यदि दोनों ही प्लेट महाद्वीप प्लेट हो तो क्या होगा? यह वास्तव में अभिसारी सीमाओं का अंतिम चरण है। इसके पूर्व की अवस्थाएं महासागर अथवा महासागर महाद्वीप का अभिसरण होता है। इसे हिमालय समतुल्य या यूराल समतुल्य पर्वत निर्माण कहते हैं। यहाँ पर बच्चों यह बात है कि यह लगातार चलने वाली प्रोसेस है। एक्चुअल में बच्चों ये जो टकराव है, ये टकराव अलग अलग ना हो करके एक प्रक्रिया है। सबसे पहले महासागर का टकराव होगा। ठीक है, पहली प्रोसेस में ओशन अर्थात महासागर, दूसरी प्रोसेस में ओशन कॉन्टिनेंटल महासागर और महाद्वीप, और तीसरी प्रोसेस में कॉन्टिनेंटल अर्थात महाद्वीप दोनों प्लेटों का टकराव होगा। यह एक प्रोसेस है। जब दो प्लेट महासागरीय टकराई तो पीछे हो सकता है उसके महाद्वीप हो। यदि ये प्लेट हुई बच्चों, ठीक है, और इसकी गति इस साइड है, तो पूरी प्लेट महाद्वीप हो या महासागरीय हो ये जरूरी नहीं है। हमने प्लेटों में देखा था, पीछे वाला हिस्सा या कहीं और हिस्सा उसका महाद्वीप हो सकता है, और आगे जो सीमांत क्षेत्र है, ठीक है, वो महासागरीय हो सकता है, और इसके उल्टा भी हो सकता है। तो किसी भी प्रकार की चीज हुई वो आखिर में जब नष्ट होती है तो पीछे वाला हिस्सा आगे आ जाता है। यदि यहाँ पर हमने देखा ये महासागर है और ये हिस्सा महाद्वीप है, स्थल खंड है, महाद्वीप है, तो जब ये हिस्सा खत्म हो जाएगा और इसकी गति इस साइड है और अभिसारी सीमा का निर्माण हो रहा है, अभिसारी सीमा के कारण ये टकरा रही है, तो जब इसका हिस्सा धीरे धीरे खत्म होगा नीचे जाकर के, तो आखिर में जाकर के धीरे धीरे महाद्वीप भी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया हमारे? जब महाद्वीप आ जाएगा तब वो प्लेट कैसी होगी? महाद्वीपीय प्लेट हो जाएगी। जबकि इससे पहले वो कैसी थी? महासागरीय प्लेट थी। तो एक प्लेट जब जा रही है, उनमें टक्कर हो रहा है, तो धीरे धीरे उसके पीछे वाला हिस्सा भी आगे आ जाएगा, और जब महासागरीय हिस्सा खत्म हो जाएगा तब वो महाद्वीपीय प्लेट कहलाएगी। इस प्रकार से यहाँ पर एक प्रोसेस चलती है। और हिमालय बच्चों, हिमालय और यूराल पर्वत, इनका टकराव भी इसी प्रकार से हुआ है। टेथी सागर की उत्पत्ति हमने देखा था बच्चों, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड जब दोनों अलग हुए थे तो वहाँ टेथी सागर की उत्पत्ति हुई थी, और उस टेथी सागर के कारण ही आज वर्तमान में हिमालय का निर्माण हुआ है। उसी के अलावा यहाँ यूरोप और एशिया दोनों के मध्य जो यूराल पर्वतमाला है, विशेष रूप से रूस नामक जो देश है वहाँ पर यूराल पर्वतमाला है, वहाँ पर उसका निर्माण, पहले दोनों अलग अलग थे, बाद में जाकर के धीरे धीरे दोनों मर्ज हो गए और यूराल पर्वतमाला यहाँ पर निर्माण हुई।
तो तीसरा हमने देखा महाद्वीप महाद्वीप का टकराव। प्रोसेस बच्चों सभी की समान है, जितनी भी टक्कर है, चारों टक्कर हमने देखी, उनकी प्रोसेस बिल्कुल समान है लगभग लगभग। ठीक है, इसके बाद है हिमालय की उत्पत्ति प्रक्रिया में टेथीस सागर के समुद्री प्लेट का क्षेपण या विनाश हुआ। वर्तमान में यह प्रायद्वीपीय खंड एवं यूरेशिया के भूद्रव्यमान के लैंडमास का टकराव हो रहा है। ठीक है, तो जब टेथीस सागर और यूरेशियन प्लेट का टकराव हुआ, साथ में हमारी जो भारतीय प्रायद्वीपीय जो प्लेट है हमारी, वो आगे यूरेशियन प्लेट से टकराई और टकराने के बाद दोनों में अभिसारी सीमा के तहत उसमें टक्कर हुई और हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ और दोनों प्लेट मिल गई। ठीक है, और जिससे टेथीस सागर बंद हो गया। टेथीस सागर तो पहले था, वो वहां पर बंद हो गया। ठीक है, चूंकि महासागरीय क्रस्ट खत्म हो चुके हैं, अतः ज्वालामुखी प्रक्रिया यहाँ पर बंद हो गई है। जो हम देख रहे हैं, जो हिमालय में है, हिमालय जो क्षेत्र है, वहाँ पर ज्वालामुखी क्रियाएं आजकल नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि महासागरीय जो क्रस्ट था वो खत्म हो गया है और अब वर्तमान में महाद्वीपीय क्रस्ट ही रह गया है। तो भारत का प्रायद्वीपीय भारत का जो हिस्सा है बच्चों, वो यूरेशियन जो प्लेट से टकराया, पहले महासागर था, आगे टेथीस सागर के रूप में। तो महासागरीय प्लेट जब टकराई, उस वजह से मैंने बताया था बच्चों, जब सागरीय प्लेट टकराएगी वहां पर ज्वालामुखी क्रिया ज़्यादा होगी, वहीं पर ही ज्वालामुखी क्रिया ज़्यादा होती है। महाद्वीपों के टकराने से ज्वालामुखी क्रिया नहीं होती है। क्यों नहीं होती? लेकिन बच्चों ज्वालामुखी प्रक्रिया जरूर बंद हो गई, क्योंकि यह महासागरीय प्लेट ना रह करके अब महाद्वीपीय, दोनों प्लेट कैसी है? अब महाद्वीपीय प्लेट है। इस वजह से ज्वालामुखी प्रक्रिया तो बंद हो गई, लेकिन भूकंप की प्रक्रिया अभी भी आती है, क्योंकि अभी भी टकराव है, अभी भी उसमें क्रियाएं होती है। इस वजह से भूकंप तो आते हैं इस हिमालयी क्षेत्र में, जैसे कि हम सुनने को मिलता है, लगातार रूप से भूकंप आते हैं, लेकिन ज्वालामुखी प्रक्रिया यहाँ पर इस क्षेत्र में बंद हो चुकी है। पर्वत निर्माण की शेष क्रिया पूर्व की भांति होती है। जो पर्वत निर्माण की जो दूसरी क्रियाएं हैं वो पहले की तरह होती है। हिमालय समतुल्य पर्वत निर्माण के अंतिम दशा में महाद्वीपों के टकराने से अवसादों का वलन एवं उत्थान तीव्र होता है तथा दोनों महाद्वीपीय खंड आपस में टकराकर जुड़ जाते हैं, जैसे कि मैंने बताया, और एक वृहद महाद्वीप का निर्माण होता है। इस प्रकार महासागरीय क्रस्ट के विनाश पर महाद्वीपीय क्रस्ट का निर्माण होता है, जैसे कि मैंने बताया। तो महासागरीय क्रस्ट तो नीचे दब गया और उसका विनाश हो गया और महाद्वीपों का निर्माण हो गया। यूराल पर्वत का निर्माण एवं यूरेशिया खंड का जुड़ना इसी घटना का परिणाम है। यूराल पर्वत का निर्माण हुआ और यूरेशिया जो भूखंड हुआ, पूरा यूरेशिया जो भूखंड बना, वो भी इसी का परिणाम है। और वर्तमान में बच्चों यूराल पर्वत भी घिस घिस करके लगभग समाप्त प्राय हो चुका है और दोनों खंड, पहले यूरोप वाला हिस्सा और एशिया वाला हिस्सा दोनों अलग थे, लेकिन दोनों खंड अब एक ही प्लेट का निर्माण कर चुके हैं, दोनों एक ही प्लेट बन चुकी है। ये हमने यहाँ पर देखा। और ये बच्चों याद करो, उस समय जब मैं वेगनर आपको पढ़ा रहा था, वेगनर महोदय का सिद्धांत जब पढ़ा रहा था, तो उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि पेंजिया का निर्माण और उसका टूटना ये लगातार चलने वाली प्रोसेस है। ठीक है, तो पेंजिया पहले बना, फिर टूटा, फिर बना, फिर टूटा, और लगातार रूप से यह जो प्रोसेस है वो भी हमें इसी ओर इंगित करता है कि कहीं ना कहीं प्लेटों का जो जुड़ना है वो यही दिखाता है कि पेंजिया का निर्माण हो रहा है। और फिर जब पेंजिया का निर्माण होगा, सभी स्थलखंड, सभी महाद्वीप एक साथ जुड़ जाएंगे, फिर वो क्या होगा, उनमें अलग विखंडन होने लग जाएगा। इस तरीके से ये चक्र है बच्चों, यह चक्र है, एक साइकिल है कि पेंजिया का निर्माण होना और फिर उनका टूटना। तो यह भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके बाद बच्चों चौथा है द्वीपीय चाप और महासागरीय प्लेट। यह वास्तव में महासागर अभिसरण का ही प्रतिरूप है। जैसे इंडोनेशिया, विशेषकर सुमात्रा के पास द्वीपीय चाप के नीचे ऑस्ट्रेलियन प्लेट का अभिसरण हो रहा है। यह भी इस तरीके से होता है। द्वीपीय चाप जो होते हैं, ठीक है, उन द्वीपीय चापों का महासागरीय प्लेट से क्षेपण हो जाना। और वास्तव में ये बच्चों महासागर ओशियन जो पहली स्टेज हमने देखी थी, उस ओशियन जो टकराव था उसी का ही एक प्रतिरूप है, उसी तरीके का है। और यहाँ पर पूरी प्लेट
ओशन के ना हो करके द्वीपीय, छोटे द्वीपीय चाप होते हैं और वो वहाँ पर कार्य करते हैं। और इस तरीके का जो उदाहरण है वो यहाँ पर इंडोनेशिया का जो सुमात्रा द्वीप है वहाँ पर देखने को मिलता है। इस प्रकार से हमने यहाँ इस चीज़ें देखी। तो दूसरी जो सीमा थी, पहली सीमा बच्चों, हमने पहली जो सीमा थी अपसारी सीमा, दूसरी सीमा थी अभिसारी सीमा, इन दोनों का अध्ययन यहाँ पर हमने किया। अब तीसरी सीमा का अध्ययन करेंगे जिसे हमने संरक्षित सीमा, सीयर सीमा भी कहा, जिसे रूपांतरित सीमा भी कह सकते हैं। तो रूपांतरित सीमा, संरक्षित सीमा, सीयर सीमा ये एक ही नाम है। दो सीमाओं का अध्ययन किया, अब तीसरी सीमा का अध्ययन हम करेंगे। मैंने बताया था जैसे कि क्रस्ट का निर्माण हो रहा है, ना ही क्रस्ट का विनाश हो रहा है। यहाँ पर यदि ये दो प्लेट है बच्चों, यदि ये दो प्लेट है, इनमें संचलन ना तो इधर होगा आपस में टकराव जैसी, और ना ही संचलन इधर विपरीत दिशा में होगा। इनमें संचलन किस तरीके से होगा? आपस में समानांतर होगा, इस तरीके से रगड़ खाते हुए, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर एक दूसरे के समानांतर होगा रूपांतरित सीमा के अंदर, ठीक है। तो ना तो यहाँ पर क्रस्ट का निर्माण होगा, ना ही क्रस्ट का विनाश होगा, बल्कि एक दूसरे के समानांतर रूप से गति करते हैं। दो प्लेट समानांतर परंतु विपरीत दिशा में चलते हैं, जहां रूपांतरित भ्रंश का निर्माण होता है तथा भूकंप से प्रभावित क्षेत्र होता है। क्योंकि भूकंप तो बच्चों आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्रस्ट, जब प्लेट एक दूसरे से समानांतर रूप से गति करेगी, एक दूसरे से समानांतर रूप से इस तरीके से गति करेगी बच्चों, विपरीत दिशा में। यहाँ देखने वाली बात क्या है? विपरीत दिशा में। एक यदि इस साइड जाएगी तो दूसरी इसके विपरीत दिशा में गमन करती है। तो यहाँ पर भूकंप जरूर देखे जाते हैं, क्योंकि चट्टानों का भ्रंशन निरंतर होता है। सेंट एंड्रियाज फोल्ट जो कहाँ पर है? यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित सेंट एंड्रियोज जो फोल्ट है, इसका प्रमुख उदाहरण है। यहाँ न तो क्रस्ट का निर्माण होता है, ना ही क्रस्ट का विनाश होता है, अतः इसे संरक्षित सीमा या रूपांतरित सीमा भी कहते हैं। इस प्रकार से बच्चों हमने तीनों प्रकार की सीमाओं का अध्ययन किया। तो बच्चों यहाँ पर हमने प्लेट विवर्तनिक जो सिद्धांत है उसका दूसरा भाग किया, जिसके अंतर्गत हमने देखा कि किस प्रकार से अभिसारी सीमा, विशेष रूप से बच्चों अभिसारी सीमा में विभिन्न जो स्थलाकृतियाँ, विशेष रूप से पर्वत निर्माण की अवस्थाओं को हमने यहाँ पर देखा कि किस तरीके से समानांतर पर्वत निर्माण होता है, और हिमालयी क्षेत्र में हमने उदाहरण के द्वारा भी इसको समझाया। अगली क्लास में बच्चों हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का तीसरा पार्ट करेंगे। धन्यवाद बच्चों।